हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं जयनाथ राय, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरानी चंदौली। आज हम कक्षा 12 के थर्ड लेसन मानव जन्म के अंतर्गत हम पढ़ेंगे युग्मक का जनन। युग्मक के निर्माण को हम बोलते हैं युग्मक का जनन अर्थात गैमेटोजेनेसिस। नर में यह प्रक्रिया वृषण के अंदर होती है जिसे हम टेस्टिस बोलते हैं, जबकि मादा में यह प्रक्रिया अंडाणु और अंडाशय अर्थात ओवरी के अंदर होती है। नर में शुक्राणु जनन के उपरांत अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान नर युग्मक का निर्माण होता है, जबकि मादा में oogenesis के दौरान ओवम अंडाणु का निर्माण होता है। युग्मक जनन के दौरान 3 नॉर्मल स्टेप्स पाए जाते हैं। कौन कौन? मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज के दौरान समसूत्री विभाजन होता है जिससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। ग्रोथ फेज के दौरान उनके अंदर विभाजन नहीं होता बल्कि उनका वृद्धि होता है। और थर्ड है मैचुरेशन फेज के दौरान यहाँ पे क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। 2 अर्धसूत्री विभाजन होंगे और अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। ये तीनों घटनाएं स्पर्मेटोजेनेसिस में साथ साथ oogenesis में भी पाई जाएंगी। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे क्या? शुक्र जनन, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसका मतलब है वृषण के अंदर नर युग्मक अर्थात स्पर्म के निर्माण की क्रिया विधि को ही हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है 2 सब स्टेज में पूरी होती है। नंबर 1 है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड शुक्राणु प्रसूव और नंबर 2 है शुक्राणु निर्माण स्पर्मियोजेनेसिस। अर्थात शुक्र जनन के अंतर्गत 2 सब स्टेज होंगे। कौन कौन? शुक्राणु प्रसूव का निर्माण, जबकि दूसरा है शुक्राणु का निर्माण। शुक्राणु प्रसूव स्पर्मेटिड्स के दौरान ये 3 घटनाएं होंगी, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। इसके बाद आपका गोलाकार क्या बनेगा? शुक्राणु प्रसूव बनेगा, उसमें कायांतरण होगा, तब जाकर क्या है? नर युग्मक, जिसे हम बोलते हैं स्पर्म का निर्माण, जिसे हम बोलते हैं स्पर्म। आइए कौन कौन सी घटना होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। हम जानते हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ क्या है? नर जर्म कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर अन्य कोशिकाओं का निर्माण की शक्ति होती है। तो उनकी जर्मल एपिथेलियम की कोशिकाओं में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस। तो जाकर के ढेर सारे क्या बनते हैं? शुक्राणु जन अर्थात स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या जितनी जनक में होती है उतनी ही संतति में होती है, अर्थात 2n होगा तो यहाँ भी 2n होगा। यहाँ गुणसूत्रों के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। अब स्पर्मेटोगोनिया के अंदर वृद्धि अवस्था आएगी, ग्रोथ अवस्था आएगी। वो वृद्धि करके क्या बना लेंगी? प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं, जिसे बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। यह भी क्या होगी? 2n होगी, डिप्लॉयड होगी। अब इसमें क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट के दौरान 2 संरचनाएं बनेंगी। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं, जिसे सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया और सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनियम 2 बनेंगे। अब इन दोनों में क्या होगा? मियोसिस सेकेंड होगा। इनमें भी मियोसिस सेकेंड होगा, इनमें भी मियोसिस सेकेंड होगा। प्रत्येक मियोसिस सेकेंड के दौरान 4 इनसे 2 बनेंगे, इनसे 2 बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटिड। जो गुणसूत्रों की संख्या है वो मियोसिस फर्स्ट के दौरान ही आधी हो गई है, इसीलिए मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। जबकि मियोसिस सेकेंड जो है आपके माइटोसिस ही जैसे होती हैं, जिसके उपरांत 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। अर्थात एक स्पर्मेटोगोनिया से, एक शुक्राणु जन से 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता, ये हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ तक की घटना को हम बोलते हैं क्या? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड अर्थात शुक्राणु प्रसूव का निर्माण। अब हम पढ़ेंगे शुक्राणु निर्माण।
जो स्पर्मेटोगोटिड्स होते हैं, स्पर्मेटिड्स, ये गोलाकार होते हैं, इनके अंदर कायांतरण होता है, बदलाव होता है, तो चल फिलामेंटस आपके शुक्राणु का निर्माण होता है। इस तरह एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 शुक्राणु का निर्माण हुआ। इस पूरी घटना को हम बोलते हैं क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है मेल में, वह यौनावस्था के आरंभ के बाद होती है, अर्थात यौनावस्था जो होती है 13 से 16 वर्ष मानी जाती है। आइए देखते हैं कैसे कंट्रोल होता है। यौनावस्था प्रारंभ होने के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। इस दौरान क्या होता है, कैसे कंट्रोल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस? हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस एक क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जो हमारे क्रेनियम वाले पार्ट में पाया जाता है। इससे जो हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन ब्लड से होते हुए कहाँ चला जाता है? आपके एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा हार्मोन निकालता है हाइपोथैलेमस? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाकर के एंटीरियर पार्ट को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। तो एंटीरियर पार्ट से 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा है LH यूटिलाइजिंग हार्मोन। LH जो है हार्मोन, वो जाकर के कहाँ पे काम करता है? लेडिक सेल्स पे। इंटरस्पेशियल स्पेस होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहाँ होते हैं, उसी पे जाकर ये क्या होता है? अटैक करता है, तो स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ से निकलता है कौन सा हार्मोन? नर हार्मोन, जिसे एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यही एंड्रोजन क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, साथ में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साथ साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जिससे मेल को पहचाना जाता है, उस कैरेक्टरों को एंड्रोजन क्या करता है? स्टिमुलेट करता। इस तरह हमने देखा कि LH क्या होता है? जाकर के लेडिक सेल्स पे अटैक करता है। तो लेडिक सेल क्या निकालती है? एंड्रोजन। वो एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के ग्रोथ को और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जबकि दूसरी ओर जो आपका है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो जाकर सर्टोली सेल्स को अटैच करता है। तो सर्टोली सेल्स से कुछ स्राव होता है, घटकों का स्राव होता है। यह कौन सी प्रक्रिया को कंट्रोल करता है? स्पर्मियोजेनेसिस, अर्थात जो स्पर्मेटिड था, शुक्राणु प्रसु, उनको बदल देता है किसमें? शुक्राणु में। तो FSH कहाँ पे काम करता है? सर्टोली सेल से। यहाँ से कुछ मटेरियल निकलता है जो स्पर्मियोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं, अर्थात स्पर्मेटिड को स्पर्म में बदलता है। इस तरह हमने पढ़ा क्या? हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखते हैं नर युग्मक का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ क्या है? स्पर्मेटोजोवा या स्पर्मेटोजोवा जो होता है नर का, वो क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, अर्थात सूक्ष्म संरचना होता है जिसको माइक्रोस्कोप के सहारे हम देख सकते। जब हम नर के स्पर्म का अध्ययन करते हैं तो इनके अंदर मुख्य 4 भाग आता है। सिर आता है, नंबर 2 ग्रीवा, नंबर 3 मिडिल पार्ट, नंबर 4 पुच्छ आता है। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? हेड। ये जो भाग है गोलाकार, वो हेड है। उसके अंदर क्या होता है? बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, और इसी हेड के ऊपर क्या होता है? टोपी जैसी संरचना होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। इस एक्रोसोम में क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जो निषेचन के समय क्या होते हैं? स्पर्म की सहायता करते। अब आता है दूसरा भाग जो नेक है, जो मिडिल पीस और हेड के बीच में पाया जाता है। इस नेक वाले रीजन में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक डिस्टल सेंट्रियोल पाया जाता है। थर्ड जो भाग है मिडल पोर्शन है, यह मुख्य भाग है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल्स पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करते हैं। इसी एटीपी की मदद से जो आपके स्पर्म होते हैं उनके अंदर गतिशीलता आती है। चौथा जो भाग है टेल है। इसी टेल की मदद से वो क्या होता है? स्पर्म एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिमान होता है। इस तरह हमने क्या पढ़ा? स्पर्म के 4 भाग,
हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। अब हम पढ़ते हैं सीमेन। सीमेन क्या कहते हैं, जिसको हम वेरी कहते हैं। सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और अन्य ग्रंथियों से निकले हुए पदार्थ को साथ में उसके अंदर शुक्राणु स्पर्म होते हैं, तो उन मिश्रण को हम बोलते हैं क्या, सीमेन बोलते हैं। सीमेन का जो पीएच होता है वो 7.3 से लेके 7.5 तक होता है। इस सीमेन में क्या क्या पाया जाता है, आपके फ्रक्टोज है, कैल्शियम एंजाइम है, साथ साथ आपके नर युग्मक स्पर्म पाए जाते। एक टाइम में जब कॉपुलेशन होता है तो 3.5 ml क्या होता है, सीमेन बाहर निकलता है। और बात क्या है कि जब मेल क्या होते हैं, इजाकुलेट करते हैं, मैथुन क्रिया में भाग लेते हैं, तो एक बार में जब रिलीज करते हैं तो कितना मिलियन स्पर्म, 200 से 300 मिलियन स्पर्म को रिलीज करते हैं। उसमें से जो 60% तो नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं, जबकि जो 40% होते हैं वो विगरस होते हैं। वही क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन में करने के लिए फैलोपियन ट्यूब तक वो स्पर्म पहुंचते हैं। इस तरह निषेचन की घटना होती है।